Hello student, good morning. Myself Girish Kumar. Dear student, today we discuss about federalism. Civics, class 10 civics का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू मीन्स फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है कि व्हाट डू मीन्स फेडरलिज्म. फेडरलिज्म देखते हैं. फेडरलिज्म में इसके पहले हमने देखा जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा उसमें था पावर शेयरिंग. तो फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का क्लास 10 का एनसीईआरटी का सिविक्स का वो था पावर शेयरिंग. और पावर शेयरिंग में ये था कि जो कंट्री है उस कंट्री में डिफरेंट टाइप्स के पीपल लिव करते हैं. डिफरेंट लैंग्वेज इनकी स्पोकिंग है, डिफरेंट कल्चर है और उनके डिफरेंट डिमांड है. हमने दो एग्जाम्पल देखा, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम का. तो बेल्जियम का हमने देखा, बेल्जियम में भी टू डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वाले पीपुल थे. एक डच, एक फ्रांस. फिर हमने देखा कि किस तरह से बेल्जियम में वहां की गवर्नमेंट पावर दी. जो पावर है, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को उन्होंने डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया और जो माइनॉरिटी टाइप पीपुल थे उनको भी उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करवाया. और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत वहां पर जो पावर था उसको शिफ्ट किया गया लोकल अथॉरिटी को. लेकिन श्रीलंका में इस तरह नहीं हुआ. और जब श्रीलंका में इस तरह नहीं हुआ, वहां पर पावर जो शेयरिंग था वह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ. तो वहां पर तमाम तरह के स्ट्रगल हुए, तमाम तरह के मूवमेंट हुआ. There were different types people killed that struggle. Many people were wounded. There were loss of property. हमने देखा तमाम तरह के वायलेंस हुए, तमाम लोग किल्ड हुए और अनेकों प्रकार की वहां पर प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम क्रिएट इन श्रीलंका. क्यों हुआ? क्योंकि जो पावर शिफ्टिंग था यानी जो पावर शेयरिंग था वह क्लियर नहीं था, वह सही तरीके से नहीं था. इस लेसन में हम लोग देखते हैं क्या फेडरलिज्म है. फेडरलिज्म सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा जो देश है वहां पर फेडरल सिस्टम है. और ये फेडरल सिस्टम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो वहीं हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम तरह जगह के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से, फंडामेंटल राइट अमेरिका से, उसी तरह से हमारा जो फेडरल सिस्टम है वह कनाडा से लिया गया. कनाडा से लिया गया. अब फेडरल सिस्टम माने क्या होता है, मीन्स क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म.
तो फेडरलिज्म में होता है, फेडरलिज्म में सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री। मीन्स जो पावर डिवाइड होता है, ये जो पावर डिवाइड है वह क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे जितने भी सब यूनिट होते हैं उसमें पावर को डिवाइड किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। डिवाइड ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमारे यहाँ, वह 2 टाइप के सिस्टम हैं। फर्स्ट तो फेडरलिज्म आप जान गए, और हमारे वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जहां पर फेडरल सिस्टम है, जैसे अमेरिका, इंडिया। बट सम कंट्री अडॉप्ट अ यूनाइटरी सिस्टम, सब कंट्री अडॉप्ट यूनाइटरी सिस्टम। अब यूनाइटरी सिस्टम हम लोग देख लेते हैं कि यूनाइटरी सिस्टम में क्या होता है। यूनाइटरी सिस्टम ओनली 1 लेवल गवर्नमेंट, इसमें क्या होती है यूनाइटरी सिस्टम में, जहां पर एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना, उसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, जैसे ब्रिटेन एंड फ्रांस। और जहां पर जो पावर होता है वह डिवाइड होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक उसके सब यूनिट जो कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी होती है, उसमें जो पावर डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, कहां पर होती है, 2 लेवल, यानी 2 या मोर लेवल गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म सिस्टम। फेडरलिज्म सिस्टम में 2 या मोर यानी 2 या 2 से अधिक लेवल होती हैं। जैसे हमारे यहां पहले क्या था, पढ़ेंगे आगे हम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। परंतु क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73 एंड 74, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आ गई। वही होता है कि जो पावर होता है वह क्या हो, डिवाइड हो सब यूनिट में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सब यूनिट में। तो इसमें क्या नेसेसरी है, 2 लेवल या उससे अधिक, मोर लेवल होता है। सेपरेट जुरिसडिक्शन, फेडरलिज्म में क्या होता है, सेपरेट जुरिसडिक्शन होती है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, कि मतलब क्या होता है, ट्रस्ट हो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट पर, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। अब हम देखते हैं कि फेडरल लेवल इन इंडिया, हमारे इंडिया में फेडरल लेवल कैसा है, हाउ मेनी लेवल इन फेडरल इन इंडिया। तो देखते हैं, एक है यूनियन गवर्नमेंट, क्या है, यूनियन गवर्नमेंट को ही कहेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो ये आपकी है, एक अथॉरिटी होती है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है ना, ये सेंट्रल लेवल पर होती है, और उसके नीचे क्या होती है, ये आपका आता है स्टेट लेवल पर, और फिर क्या होता है, यह लोकल लेवल पर होती, लोकल लेवल पर, यानी ये लोकल गवर्नमेंट, ये क्या होती है, सेंट्रल, सेंट्रल, लोकल, स्टेट एंड लोकल। तो ये होती है आपके इंडिया में, फेडरल लेवल इन इंडिया में है। आप देखते हैं
कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पावर पूरे इंडिया पर है, बट some special power given to state government and some special power of the local government. लोकल गवर्नमेंट को भी स्पेशल पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी स्पेशल पावर है कि ये अपना भी लॉ मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी के तहत पावर डिवाइड किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बनी है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट। देखते हैं वह लिस्ट कितनी टाइप की होती है। हाँ, देखते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावर डिवाइड है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह उसको एक लिस्ट बनी हुई है, उसको हम लोग यहां देखते हैं। तो वो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं पहले यूनियन लिस्ट। इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। इसमें जो है आपके प्रेजेंट टाइम में कुछ और हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक जो आपके बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बता आपको रहे हैं। बाद में डिस्कस मत करिएगा कि अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक द यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट हैं। उसमें कौन कौन से? डिफेंस, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राम, बैंकिंग, करेंसी, ETC, इस तरह से लगभग इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। यह यूनियन लिस्ट में आती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इन दीज सब्जेक्ट। दीज सब्जेक्ट यानी इन सब्जेक्टों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, नॉट इंटरफेयर स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। जहां पर आपकी डिफेंस की बात होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्टल सेंट्रल गवर्नमेंट, करेंसी, टेलीग्राम, बैंकिंग ये अंडर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। दीज सब्जेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ए लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं, देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 66 दिया है। इसमें कौन कौन से हैं? पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक वर्क। यानी स्टेट लेवल पर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर में पुलिस आते हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और पब्लिक वर्क जो होता है वह आपके स्टेट लिस्ट में आती है। इसमें नॉट इंटरफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये जो है ये सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, उसके अंदर में आती है। ठीक है ना, और क्या है ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। ओनली वन स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। चलिए फिर देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं और इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ट्रेड यूनियन ये सब सब्जेक्ट आते हैं। और इसमें दिया है बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इन दिस सब्जेक्ट। इस पर दोनों गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बना सकती है। फिर देखते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।
इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से है, तो हम देखते हैं उसमें अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जाते हैं, तो वो देखते हैं एक होती है रूरल गवर्नमेंट और एक क्या होती है अर्बन गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका रूरल गवर्नमेंट और एक होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आते हैं विलेज लेवल। किस पर आते हैं? विलेज लेवल पर आते हैं। तो विलेज लेवल पर हम देखते हैं कि विलेज लेवल पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती है। ठीक है ना, यहाँ पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती है और इसका जो हेड होता है उसे हम कहते हैं प्रधान। उसे क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। और वह जो है जितनी भी विलेज लेवल की प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व करवाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, देयर आर डिफरेंट वेलफेयर वर्क डन बाय प्रधान, यानी प्रधान के द्वारा किया जाता। फिर इसके नीचे हम आते हैं, देखते हैं ब्लॉक लेवल पर। जो ब्लॉक लेवल पर इंस्टीट्यूशन है उसको हम कहते हैं पंचायत समिति। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं पंचायत समिति। जो पंचायत समिति का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं प्रमुख। उसे हम क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं। और फिर इसी तरह हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो वो जो इंस्टीट्यूशन काम करता है, जो अथॉरिटी होती है उसे हम कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसमें कितने लेवल हैं? उसमें 3 लेवल हैं। एक होता है विलेज लेवल पर, एक होता है ब्लॉक लेवल पर और एक क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और उसके अपने हेड होते हैं, यानी विलेज लेवल पर प्रधान, ब्लॉक लेवल पर आपके जो है प्रमुख और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, से हम जिलाध्यक्ष कहते हैं हिंदी में। तो ये होते हैं और ये लोग वहां की लोकल समस्याओं को क्या करते हैं? सुनते हैं और उसको जो है करवाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अर्बन लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए अर्बन लेवल पर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसको हम जब देखते हैं तो उसके भी देखिए पहला होता है म्युनिसिपल कारपोरेशन। पहला क्या होता है? म्युनिसिपल कारपोरेशन। ये होता है फॉर बिग सिटीज, ये बिग सिटीज के लिए होता है म्युनिसिपल कारपोरेशन, ये होता है। और उसके बाद दूसरा होता है म्युनिसिपालिटीज और नगर पालिका, ये भी सिटी के लिए होती है। और फिर जो है होता है नगर परिषद, यानी नगर पंचायत फॉर टाउन्स के लिए होता है। ठीक है ना। तो जिसकी 20 लाख पॉपुलेशन से जो एबव हो वहां पर म्युनिसिपल कारपोरेशन है। ठीक है ना। जो जिस सिटी की पॉपुलेशन 20,000 से 20 लाख तक हो वहां पर क्या है? नगर पालिका है। और जिस जो है सिटी का पॉपुलेशन या टाउन्स का पॉपुलेशन
20,000 से लेस हो, वहां पर क्या है, नगर पंचायत है। तो ये आपने देखा कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह की होती है। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म है, किस तरह से इंडिया फेडरलिज्म है। तो देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स लैंग्वेज, बेस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के आधार पर कई स्टेटों का जो है गठन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश हुआ हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी में किसी एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को नहीं मान्यता दी गई है। बाद में आपके 22 लैंग्वेज को और एक शेड्यूल्स जो बनाई गई हैं उसमें ऐड कर दिया गया है। तो लैंग्वेज पॉलिसी भी है। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन है वो भी जो है कोऑपरेटिव होना चाहिए, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। तो इससे भी आपके जो है फेडरलिज्म की सक्सेस है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो फेडरलिज्म है वह हमारे इंडिया में रन कर रहा है। ठीक है, अगर आपके लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनते तो भी जो है उन दोनों के बीच में तमाम पार्टियां, तमाम लोग ये डिमांड करते और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। अगर किसी एक भाषा को ही प्रमोट करते तभी दिक्कत हो जाती, जिस तरह श्रीलंका में हमने देखा। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज पॉलिसी भी काम की यहाँ पर, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसके तहत जो है आपकी सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेस है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।